अपने कल तक आपने नोट्स लिख लिए होंगे, उसके आगे अपन नोट्स लिखेंगे, हेडिंग आएगी लघु बीजाणु जनन। तो देखिए, परागकोश की जो लघु बीजाणु धानी होती है उसमें उपस्थित द्विगुणित लघु बीजाणु जो होते हैं वह मातृ कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक कोशिका से 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन कहलाती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि परागकोश की लघु बीजाणु धानी में उपस्थित द्विगुणित लघु बीजाणु, यानी कि जोड़े में जहाँ जोड़े में गुणसूत्र होते हैं, तो द्विगुणित लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं के यानी जनक कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, यानी उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे एक कोशिका से 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो इस निर्माण की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन यानी लघु बीजाणु का निर्माण, तो उस क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहेंगे। आगे अपन देखेंगे कि सामान्यतः परागकोश की जो लघु बीजाणु धानी होती है उसमें गाढ़े जीवद्रव्य वाली कोशिकाएं पाई जाती है। परागकोश की लघु बीजाणु धानी में जिनका गाढ़ा जीवद्रव्य होता है वे कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें अपन प्राथमिक बीजाणुजन सेल्स या प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स के नाम से भी अपन जानते हैं, कहते हैं। इन कोशिकाओं के द्वारा, ये जो कोशिकाएं होती है बीजाणुजन कोशिकाएं, तो इन कोशिकाओं के द्वारा लघु बीजाणु मातृ या पराग मातृ कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है, जो कैसी होती है? द्विगुणित होती है। प्रत्येक सक्रिय लघु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण करती है। लघु बीजाणु यानी कि परागकण का निर्माण करती है और 4 का निर्माण होता है। तो जो एक चतुष्क के रूप में रहते हैं, 4 होते हैं तो इन्हें अपन चतुष्क कह देते हैं। और ये जो चतुष्क होते हैं ये मुख्य रूप से अपन मानते हैं कि 5 प्रकार के होते हैं, यानी लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण होता है 4 अगुणित, और ये चतुष्क के रूप में रहते हैं। ये चतुष्क 5 प्रकार के होते हैं। हम देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला चतुष्क होता है अपने चतुष्फलकीय। तो ये देखिए, इसमें एक ओर से देखने पर केवल 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं और चौथा इन तीनों के पीछे की तरफ होता है। सामने से अगर अपन देखेंगे तो 3 ही दिखाई देंगे और जो चौथा होता है इन तीनों से ढका हुआ पीछे की तरफ होता है। उदाहरण, अधिकांश जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें यही स्थिति पाई जाती है। तो जो यहाँ पर देखेंगे अपन इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट जो ये किसे प्रदर्शित कर रहा है? चतुष्फलकीय को। तो 1 और 2 और 3 तो सामने से दिख रहे हैं, चौथा जो होता है इन तीनों के पीछे ढका हुआ होता है। तो इस स्थिति को अपन चतुष्फलकीय कहते हैं। आगे देखिए, दूसरी स्थिति आएगी अपने समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक का डायग्राम यहीं पर है, इसलिए पहले आपको बता रहा हूँ कि समद्विपार्श्विक में अपन देखेंगे कि इसमें चतुष्क के जो चारों लघु बीजाणु एक ही तल पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे 1 और 2 और 3 और 4, तो इसे अपन समद्विपार्श्विक कहते हैं। यह एक बीजपत्री जो पादप होते हैं उनमें पाया जाता है। फिर जो तीसरी कंडीशन आपको दिखाई दे रही है वह है क्रोशित रूप में। यह जो स्थिति अपने को प्रदर्शित हो रही है यह क्या है? क्रोशित रूप में। तो इसमें अपन देखेंगे कि दो दो लघु बीजाणु एक दूसरे से समकोण बनाने का कार्य करते हैं, जिससे ऊपर वाले युग्म के दोनों लघु बीजाणु एवं नीचे वाले युग्म का केवल एक बीजाणु अपने को क्या दिखाई देता है। यही स्थिति अपन इसके अंदर देखेंगे। तीसरे के अंदर ये स्थिति अपने को प्रदर्शित होती है, पहले वाली जैसी स्थिति दिखाई देती है, और यह मैग्नोलिया में पाया जाता है। चौथा जो दिखाई दे रहा है आपको इसे अपन कहते हैं टी आकार का। जैसे ये टी आकार का बन गया ना, इसलिए अपन इसे टी आकार का नाम देते हैं। इस चतुष्क के 2 लघु बीजाणु अनुप्रस्थ रूप से तथा 2 क्या लंब, 2 तो देख लिया अनुप्रस्थ रूप से हो जाते हैं इस प्रकार से, एक यहाँ एक है, ये तो अनुप्रस्थ हो गया और ये 2 क्या हो गए? लंबवत रूप से पाए जाते हैं। एग्जाम्पल एरिस्टोलोकिया में होता है। और 5वां जो अपना बच रहा है ये कैसा होता है? रेखिक होता है। सभी लघु बीजाणु एक रेखिक क्रम में एक रेखा के रूप में स्थित होते हैं। ये हेलोफिला में उपस्थित होता है। तो ये थे डायग्राम आपको इसके सुंदर स्पष्ट डायग्राम जरूर बनाने हैं, ध्यान रखना नोट्स में। अब देखिए, जो दूसरे नंबर का था अपना समद्विपार्श्विक, इसमें चतुष्क के चारों लघु बीजाणु एक ही तल में दिखाई देते हैं, जैसे एक बीजपत्री पौधे। थर्ड था अपने क्रोशित,
जो थर्ड था क्रोशित, उसमें क्या होता है देखिए, इसमें दो लघु बीजाणु एक दूसरे के समकोण बनाते हैं, जिससे ऊपर वाले युग्म के दोनों लघु बीजाणु एवं नीचे वाले युग्म का केवल एक बीजाणु दिखाई देता है। एग्जाम्पल मैग्नोलिया एग्जाम्पल होता है इसका। आगे अगर चौथा देखते हैं अपन तो वह टी आकार का बताया था आपको। तो इसमें चतुष्क के दो लघु बीजाणु अनुप्रस्थ रूप में और दो क्या होते हैं लंबवत रूप में विन्यासित रहेंगे। एग्जाम्पल एरिस्टोलोकिया एग्जाम्पल होता है इसका। और पांचवा जो आता है अपने वह क्या होता है रेखिक या लाइनर होता है। तो सभी लघु बीजाणु एक रेखिक क्रम में विन्यासित रहते हैं, इसे रेखिक कहते हैं। हेलोफिला इसका एग्जाम्पल माना गया है। तो ये 5 प्रकार के यहाँ पर हो जाते हैं। यहाँ तक नोट्स लिखने के पश्चात आप लोगों को करना है पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। इसमें पैराग्राफ चेंज करके अपन लिखेंगे कि जो लघु बीजाणुओं के मध्य केलोज परत बनती है, तो केलोज द्वारा निर्मित जो भित्ति होती है, लघु बीजाणुओं के मध्य एक केलोज द्वारा निर्मित भित्ति होती है। इस भित्ति के केलेज एंजाइम द्वारा विघटन होने से जो लघु बीजाणु होते हैं वो उस चतुष्क से क्या हो जाते हैं मुक्त हो जाते हैं। लघु बीजाणुओं के मध्य अपन कहते हैं केलोज परत पाई जाती है, भित्ति पाई जाती है, जिससे एक एंजाइम का स्राव होता है। केलेज एंजाइम यह क्या कर देता है उस लघु बीजाणु की जो चतुष्क की भित्ति उसको क्या विघटित कर देगा, जिससे लघु बीजाणु चतुष्क मुक्त हो जाते हैं। और इनका आकार कैसा हो जाता है गोलाकार हो जाता है। और जब ये गोलाकार हो जाते हैं तो उस अवस्था में अपन इसे क्या कह देते हैं परागकण कहते हैं। गोलाकार हो जाते हैं तो उन्हें परागकण कहते हैं। और परागकण लघु बीजाणुधानी में स्वतंत्र रूप से बिखरे हुए रहते हैं। परागकण जो होते हैं वह लघु बीजाणुधानी में स्वतंत्र रूप से बिखरे रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं कि परागपिंड आँख यानी कि जो अपने आँख होता है केलोट्रोपिस उसमें परागपिंड कैसे होते हैं, ये डायग्राम आपको बनाना है परागपिंड आँख का। इसमें दो अपने संरचना दिखाई गई है जिसमें अपन देख सकते हैं कि यह परागकोश की संरचना है। इसमें दो अपने परागपिंड, एक ये दिख रहा है अपने को परागपिंड, एक ये रहा और एक ये, और इनके बीच जो छोटी छोटी संरचना दिख रही है वह क्या है परागकण है। तो डायग्राम बनाने के पश्चात अपन आगे लिखेंगे डायग्राम के नीचे कि कुछ पादपों में जो परागकण होते हैं वह परस्पर मिलकर एक विशिष्ट संरचना जिसे अपन परागपिंड या पोलिनियम का निर्माण कर लेते हैं। कुछ पादपों में परागकण होते हैं वे आपस में मिल जाते हैं और एक विशिष्ट संरचना का निर्माण कर लेते हैं जिसे परागपिंड कहते हैं। एग्जाम्पल आँख या केलोट्रोपिस या कुछ आर्किड पादपों में भी यह होता है। ड्रोसेरा और टाइफा आदि में अनेक परागकण चतुष्क परस्पर संलग्न होकर संयुक्त परागकण का निर्माण भी करते हैं। फिर यदि एक चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु उपस्थित हो तो उस अवस्था को अपन क्या कहते हैं बहुबीजाणुता कहते हैं। यदि एक चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु उपस्थित होते हैं तो उस अवस्था को बहुबीजाणुता या पॉलीस्पोरी के नाम से भी अपन जानते हैं। तो यह बात थी अपने परागपिंड से संबंधित। परागपिंड वाला टॉपिक यहाँ समाप्त हो रहा है। अब अपन यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे परागकोश का प्रस्फुटन, यानी कि जो परागकोश होता है केसर का ऊपरी पार्ट वह प्रस्फुटित कैसे होता है, परागकण कैसे निकलेंगे उसे, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो हेडिंग अपने को लगानी परागकोश का स्फुटन। परिपक्व जो परागकोश होता है उसकी भित्ति के फटने की प्रक्रिया परागकोश का स्फुटन कहलाती है। यानी परागकोश जब फटता है तो उस क्रिया को स्फुटन कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो अंतःस्थीशियम की ओष्ठ कोशिकाएं होती है, अंतःस्थीशियम अपन मान रहे थे परागकोश की जो भित्ति थी, अंतःस्थीशियम की जो ओष्ठ कोशिकाएं होती है वह मुख्य भूमिका निभाती है। परागकोश का स्फुटन निम्न विधियों के द्वारा होता है। अब विधियां देखिए कौन कौन सी पाई जाती है। सबसे पहले अनुप्रस्थ प्रस्फुटन दे रखा है। तो अनुप्रस्थ प्रस्फुटन में देखिए क्या दे रखा है, इस प्रकार के प्रस्फुटन में अनुप्रस्थ में दे रखा है, इस प्रकार के प्रस्फुटन में परागकोश की पालियां, इस प्रकार के प्रस्फुटन में परागकोश की पालियां परागकोश अक्ष के अनुप्रस्थ प्रस्फुटित होती है। परागकोश जो अक्ष होता है उसके अनुप्रस्थ प्रस्फुटित होती है। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर तुलसी। तो ये फर्स्ट प्रकार की विधि इसकी दे रखी है। फिर दूसरा जो नाम है यहाँ पर वह दे रखी है विधि लंबवत स्फुटन। तो इस प्रकार के स्फुटन में जो पालियां होती है परागकोश की वह लंबवत प्रस्फुटित होती है। और एग्जाम्पल धतूरा और कपास में इसी प्रकार से ये क्रिया होती है। थर्ड विधि दे रखी है छिद्रमय स्फुटन। छिद्रमय
स्फुटन। तो इसमें देखेंगे, इसमें पराकोष के शीर्ष पर एक या दो छिद्र बन जाते हैं। एग्जाम्पल मकोई जो पादप आता है सोलेनम नाइग्रम, उसमें यही विधि अपनाते हैं स्फुटन में। फिर कपाटीय विधि में क्या होता है, पराकोष में एक दो या अधिक कपाट बन जाते हैं। एग्जाम्पल बारबेरी, तो ये कपाटीय विधि मानी जाती है। तो ये मुख्य 4 विधियां थी जिनसे पराकोष का प्रस्फुटन होता है। पराकोष स्फुटन कंप्लीट। अब अपने को हेडिंग लगानी है नर युग्मकोद्भिद। तो नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद का मतलब होता है कि अंकुरित परागकण को अपन क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। अंकुरित जो परागकण होता है उसे अपन नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। कई बार छोटा क्वेश्चन पूछे नर युग्मकोद्भिद क्या होता है, अंकुरित परागकण जो होता है नर युग्मकोद्भिद होता है। इसका परिवर्धन परागकणों से होता है, इसका जो परिवर्धन होता है वह परागकणों से होता है। इसमें लघु बीजाणु या परागकण नर युग्मकोद्भिद की क्या होती है, प्रथम कोशिका होती है। लघु बीजाणु जिन्हें अपन परागकण भी कहते हैं, ये नर युग्मकोद्भिद जो बनता है यानी अंकुरित परागकण, उसकी क्या होती है, प्रथम कोशिका होती है। आगे अपन देखेंगे कि जो लघु बीजाणु होते हैं, ये लघु बीजाणु युग्मक जनन की प्रक्रिया द्वारा नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। लघु बीजाणु जो यानी कि परागकण युग्मक जनन यानी जो युग्मक निर्माण की जो क्रिया होती है उसे अपन क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं, गेमेटोजेनेसिस। इस प्रक्रिया के द्वारा ये क्या करते हैं, नर युग्मकोद्भिद का अंकुरित परागकण का निर्माण करते हैं। और इस क्रिया में परागकण का जो केंद्रक होता है वह विभाजित होकर एक छोटी मसूराकार संरचना बनाता है जिसे अपन जनन कोशिका कहते हैं, तथा एक बड़ी कोशिका बनाता है जिसे अपन क्या कहते हैं, कायिक कोशिका कहते हैं। यानी परागकण का जो केंद्रक होता है वह इसमें विभाजित होता है। परागकण का केंद्रक विभाजित होकर एक छोटी मसूराकार जनन कोशिका तथा एक बड़ी कायिक कोशिका का निर्माण करता है। इसके पश्चात जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मक का निर्माण करती है, यानी जनन कोशिका और कायिक कोशिका बन जाएगी। बाद में जो जनन कोशिका है वह क्या करेगी, उसमें समसूत्री विभाजन होगा जिससे अपन कहेंगे कि दो नर युग्मक का निर्माण इस क्रिया के अंदर होता है। ये यहाँ पर एक शॉर्ट रूप में अपन ने देखा था कि नर युग्मकोद्भिद होता क्या है। अब इसके बारे में आगे जो डिटेल है वह अपन बाद में देखेंगे। अब हेडिंग लगानी है अपने परागकण की संरचना, परागकण कैसे होते। तो प्रत्येक अपन मानते हैं कि परागकण एक कोशिकीय, एक केंद्र की अगुणित एवं प्राय गोलाकार संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, गोलाकार संरचना होती है। अब गोलाकार संरचना में बांधने की इसका केंद्रक एवं सघन कोशिका द्रव्य दो स्पष्ट भित्तियों द्वारा घिरा रहता है। बाह्य भित्ति को अपन एक्साइन या बाह्य चोल कहते हैं, जबकि जो आंतरिक भित्ति होती है उसे अपन क्या कहते हैं, इंटाइन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि परागकण की स्ट्रक्चर कैसी होती है दिखने में। तो परागकण अपन कहेंगे कि इस प्रकार से राउंडेड स्ट्रक्चर अपन मानते हैं परागकण। उसके बीचों बीच में अपन मानते हैं केंद्रक पाया जाता है। उसी के अंदर अपन मानते हैं कि जो अपनी एक तो होती है कायिक कोशिका और एक क्या पाई जाती है, जनन कोशिका पाई जाती है। परागकण की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें इस प्रकार से चारों ओर अपन मान सकते हैं स्पोरोपोलेनिन का आवरण वगैरह पाया जाता है, बाह्य भित्ति पाई जाती है। डायग्राम आगे आएगा वहाँ पर अच्छे प्रकार से और देखेंगे अपन। तो बाह्य चोल एवं आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहते हैं। इसका जो बाह्य चोल यानी कि जो बाह्य भित्ति होती है वह मोटी, खुरदरी एवं विभिन्न प्रकार के अलंकरों युक्त होती है। ये अलंकरण जालिकावत, धारीदार एवं कांटेदार प्रकार के हो सकते हैं। इसका जो बाह्य चोल एक विशेष रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन द्वारा निर्मित होता है, जिसका भौतिक एवं जैविक अपघटन आसानी से नहीं होता है और इसलिए यह परागकण को प्रतिरोधी बनाता है। बाह्य चोल पर छोटी छोटी छिद्रनुमा संरचना उपस्थित होती है जिन्हें अपन जनन छिद्र के नाम से जानते हैं और इनकी संख्या 1 या 3 हो सकती है। और इन्हीं जनन छिद्रों से अपन मानते हैं परागकण जो होते हैं वह अंकुरित होते हैं, यानी कि पराग नलिका का निर्माण होता है। अंतःचोल पतला, कोमल एवं झिल्ली नुमा संरचना होती है जो पेक्टिन व सेल्यूलोज द्वारा निर्मित होती है। अब देखो यहाँ पर एक साथ पैराग्राफ है, आप चाहो तो यहाँ पर जैसे दो कोशिका आई थी, जनन कोशिका और कायिक कोशिका, दोनों के बारे में अलग अलग तो आगे लिख लेंगे। इसके बजाय जो बाह्य चोल अंतःचोल आया था तो बाह्य चोल के बारे में 4-5 लाइनें बताइए वह अलग लिख लीजिए और जो अंतःचोल के बारे में बताइए उन्हें आप अलग लिख सकते हो। इसके बाद में देखिए आगे ये लिखने के पश्चात अनेक जो कीट होते हैं वह परागित पुष्पों के परागकणों की सतह पर एक तेलीय परत पाई जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं,
पोलन कीट कहते हैं। तो पोलन कीट को आपको अलग से लिखना है, पहले बाह्य चोल लिख देंगे, फिर अंतः चोल लिख देंगे, अब आपको लिखना है पोलन कीट। वैसे हेडिंग डालकर लिखते रहना। तो पोलन कीट कहते हैं परागकणों का विशेष रंग, चिपचिपापन एवं विशिष्ट गंध इसी परत के कारण होती है। और पोलन कीट के निर्माण हेतु आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण टेपिटम कोशिकाओं के द्वारा होता है। टेपिटम कोशिका जो परागकणों को पोषण प्रदान करती है। यद्यपि पोलन कीट का जो कार्य निश्चित नहीं है, पोलन कीट का कार्य निश्चित नहीं है, फिर भी वैज्ञानिकों के अनुसार देखें तो देखो, कीटों को आकर्षित करने में पोलन कीट सहायक है। इसका चिपचिपा स्वभाव परागकणों को कीटों के शरीर से चिपकने में सहायक होता है और यह परागकणों की पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, सुरक्षा करने का कार्य भी करती है। ये पोलन कीट के मुख्य कार्य मानते हैं। कीटों को आकर्षित करना, चिपचिपा स्वभाव जिससे परागकणों को कीटों के शरीर से चिपकने में सहायता मिलती है और परागकणों की पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, सुरक्षा करती है। ये मुख्य कार्य इसके अपने मानते हैं। फिर अपने को पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि जो युग्मकोद्भिद होता है एवं टेपिटम कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न प्रोटीन बाह्य चोल की गुहिकाओं व रिक्त स्थलों में भरे रहते हैं। यानी कि जो बाह्य चोल होती है एक्साइन, उनमें बीच बीच में रिक्त स्थान होते हैं, उनमें अपन मानते हैं प्रोटीन भरी रहती है, जो परागकणों के नमी के संपर्क में आते ही इन स्थलों से बाहर आ जाते हैं, प्रोटीन बाहर आ जाते हैं तथा वातावरण में फैलकर मनुष्य में ज्वर यानी कि बुखार वगैरह तथा विभिन्न प्रकार की पराग एलर्जी जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। यानी कि कहने की बात क्या है कि अपनी जो टेपिटम सेल युग्मकोद्भिद जो होते हैं एवं टेपिटम कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न क्या होती है, प्रोटीन होती है। वह क्या होती है, परागकण की जो बाह्य चोल थी उसमें अपन मानते हैं कि जो रिक्त स्थान पाए जाते हैं बाहरी भित्ति में या गुहा पाई जाती है, उनमें प्रोटीन पाई जाती है। और जैसे ही ये परागकण नमी के संपर्क में आते हैं वह प्रोटीन बाहर आ जाती है और बाहर आकर यह मनुष्य में ज्वर तथा विभिन्न प्रकार की पराग एलर्जी रोग उत्पन्न करते हैं। और इसमें अपन देखते हैं कि कुछ प्रोटीन जो है वह पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया उत्पन्न कर निषेच्य वर्तिकाग्र पहचानने में भी मदद करते हैं। दोबारा रिपीट करो कि इसमें से कुछ प्रोटीन क्या करते हैं, पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया यानी परागकणों का स्त्रीकेसर पर पहुंचने की जो क्रिया होती है, उन दोनों के मध्य जो क्रिया होती है उस क्रिया को उत्पन्न कर निषेच्य वर्तिकाग्र को पहचानते हैं। यानी प्रोटीन के द्वारा पहचान की जाती है कि वर्तिकाग्र निषेचन योग्य है या नहीं है, परागकण हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके लिए जिम्मेदार प्रोटीन होती है। फिर जो मुख्य हेडिंग अपन लगाएंगे नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, यानी नर युग्मकोद्भिद बनता कैसे है उसके बारे में अपन लिखेंगे। तो एक नई हेडिंग अपन यहाँ पर लगाएंगे नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। अब देखिए इस विधि में अपने को करना क्या है, हेडिंग नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, गाढ़े जीवद्रव्य और स्पष्ट केंद्रक युक्त होती है और जो चतुष्क से पृथक होते हैं इसका आकार तेजी से क्या होता है, बढ़ता है। और कोशिका द्रव्य जो होता है, कोशिका द्रव्य एक पतली परिधीय झिल्ली के रूप में दिखाई देने लग जाता है। इसमें कई रसधानियां उत्पन्न हो जाती है। नर युग्मकोद्भिद के विकास की कुछ अवस्थाएं परागण क्रिया से पूर्व एवं कुछ परागण के बाद संपन्न होती है। परागण से पूर्व लघु बीजाणु का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक बड़ा कायिक केंद्रक तथा एक छोटा जनन केंद्रक बनाता है। यानी कि यह परागण से पहले क्या हो जाती है क्रिया, जब अपन मानते हैं कि वह परागकोश पर ही रहते हैं परागकण, उस समय एक क्रिया होती है कि जो लघु बीजाणु का केंद्रक होता है वह समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक तो बड़ा कायिक केंद्रक बनाएगा और एक छोटा जनन केंद्रक बनाता है। इन दोनों केंद्रकों के मध्य जो भित्ति निर्माण से एक तो बड़ी कायिक कोशिका बन जाती है और एक अपन देखेंगे क्या बन जाएगी, छोटी जनन कोशिका। एक तो बड़ी बन जाएगी कायिक कोशिका और एक क्या बनेगी, अपनी छोटी जनन कोशिका का निर्माण होता है। इसी द्विकोशिक अवस्था में अधिकांश पादपों में परागणी क्रिया होती है। यानी कि जब अपन देखेंगे कि यहाँ पर एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका कायिक और जनन कोशिका बन जाती है, उसी स्थिति में अपन कहेंगे कि जो परागकण होगा वह वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, यानी परागण क्रिया संपन्न होती है, जिससे परागकण परागकोश से मुक्त होकर वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। यह क्रिया अपने को वहीं पर देखने को मिलती है। फिर आगे अपन इसमें लिखेंगे कि प्रारंभ में जनन कोशिका परागकण की भित्ति से संलग्न रहती है। प्रारंभ में अपन देखेंगे कि जो जनन कोशिका है
वह परागकण की भित्ति से जुड़ी हुई रहती है और अपनी भित्ति का निर्माण पूर्ण करने के पश्चात परागकण की भित्ति से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। यानी कि शुरू में वह जुड़ी रहेगी अपनी भित्ति का निर्माण पूरे होने तक, और जब उसकी स्वयं की भित्ति का निर्माण पूरा हो जाता है तो परागकण की भित्ति से अलग हो जाएगी तथा कायिक केंद्र की ओर अग्रसर हो जाती है। परागकण की भित्ति से पृथक होने पर जनन कोशिका का आकार कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है। पहले वह गोलाकार होती है, बाद में वह चपटी हो जाती है, जो कालांतर में यह मसूराकार या दीर्घवर्तज, कृति रूपी या तर्कु रूपी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम प्रदर्शित किया गया। इस डायग्राम में मैं आपको थोड़ा सा समझाने वाला हूँ। ये डायग्राम आप जरूर ध्यान से देखिए। यह जो फर्स्ट डायग्राम आपको दिख रहा है, 3 डायग्राम दिख रहे हैं। पहले वाले डायग्राम में देखिए अपने क्या दिखाई दे रहा है, जो फर्स्ट डायग्राम है अपने, उसमें अपन देख रहे हैं कि एक परागकण की स्ट्रक्चर है। इस परागकण में ये बाह्य चोल दिखाई दे रहा है, बीच बीच में अपन मान रहे हैं छिद्र जैसी संरचना, जिसमें अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन वगैरह फंस जाती है। जब परागकण नमी के संपर्क में आते हैं तो प्रोटीन बाहर निकलकर एलर्जी फैलाती है। और यह अंतःचोल भित्ति, ये बीचों बीच अपने को केंद्रक दिखाई दे रहा है। अब यह जब परागकण जो होता है यह अंकुरित हो जाता है, अंकुरित हो जाता है तो मैंने बताया था इसके अंदर 2 सेल्स बनती है। एक तो बन रही है आपकी कायिक कोशिका, एक तो क्या बन रही है, बड़ी कायिक कोशिका, और एक क्या बनती है, जनन कोशिका। इसी अवस्था के अंदर अपन मानते हैं कि कौन सी क्रिया होती है, परागण की क्रिया होती है। यानी कि जो परागकण होते हैं इसी अवस्था में वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं, तो इस अवस्था में अपन मानते हैं परागणी क्रिया होगी। फिर यह परागणी क्रिया होने के पश्चात अपन कहेंगे कि जब वहां पर यह पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो वर्तिकाग्र के द्वारा पहचान की जाती है कि जो परागकण आए वो अपनी जाति के हैं या अन्य जाति के हैं, तो ये पहचान होती है। अब फिर आगे अपन देखेंगे कि यहाँ पर आगे अपन देखते हैं कि जो यहाँ पर अपन ने देखे थे कि मुख्य इसमें क्या पाए जाते हैं, 3 जनन छिद्र होते हैं। इन जनन छिद्रों से क्या निकलती है, परागनलिका निकलती है। तो इनमें से किसी एक जनन छिद्र से अपन देखेंगे कि यहाँ पर एक ये लंबी क्या निकल रही है, एक परागनलिका का निर्माण हो गया। इस परागनलिका का निर्माण होते ही जो कायिक कोशिका का जो केंद्रक था वह तो क्या आ जाता है, नलिका के यहाँ पर आ जाता है, जिसे अपन कह देते हैं परागनलिका केंद्रक के नाम से भी जानते हैं। कायिक कोशिका केंद्रक होता है, और जो जनन कोशिका का केंद्रक होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 क्या बन जाते हैं, यहाँ पर नरयुग्मक बन जाते हैं। जो 2 यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं इन्हें अपन नरयुग्मक कहते हैं। तो इस प्रकार से अपन मानते हैं नरयुग्मकोद्भिद की संरचना बनती है। डायग्राम काफी साफ सुथरा डायग्राम आप लोगों को बनाना है। अब देख लीजिए ये डायग्राम आपके सामने बिल्कुल यहाँ पर सही, ये लीजिए, इसकी आप स्क्रीनशॉट लेकर कैसे भी इस डायग्राम को आप लोग बना सकते हैं। अब आगे अपन चर्चा करेंगे। देखिए इस डायग्राम के बाद में आगे अपन देखेंगे, हेडिंग अलग से लगाएंगे, कायिक कोशिका जो अपन ने देखी थी 2 कोशिका, उनमें बड़ी वाली कोशिका कायिक कोशिका। तो कायिक कोशिका का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, और इसका केंद्रक प्रारंभ में गोलाकार होता है और बाद में कैसा हो जाता है, अनियमित आकार का हो जाता है। विभिन्न कोशिकांगों के आकार व संख्या में वृद्धि हो जाती है। इसमें आरएनए व प्रोटीन भी पर्याप्त मात्रा में होती है। रसदानियां जो होती है वह क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। रसदानियां विलुप्त हो जाती है और कायिक कोशिका द्वारा संभवतः अंकुरण के समय परागनलिका का निर्माण भी किया जाता है। कायिक कोशिका द्वारा अंकुरण के समय क्या बनती है, परागनलिका बनती है। और यद्यपि इस तथ्य की सुनिश्चितता नहीं की जा सकती है, कुछ समय पश्चात कायिक कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये तो बात थी अपनी कायिक कोशिका की। अब अपन बात करते हैं दूसरी जो छोटी जनन कोशिका होती है उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, कायिक कोशिका के बाद में आप लोगों को हेडिंग के तौर पर जनन कोशिका उसी में चल रहे हैं, लेकिन अलग कोशिका आ जाएगी। सेकंड फर्स्ट तो अपनी कायिक कोशिका पड़ी, दूसरी अपन बात करेंगे जनन कोशिका। तो जनन कोशिका क्या होती है, प्रारंभिक अवस्था में लेंस के आकार की होती है। जनन कोशिका प्रारंभिक अवस्था में लेंस के आकार की होती है, परंतु परागकोश की भित्ति से पृथक होने के पश्चात ये कैसी हो जाती है, गोलाकार हो जाती है। और विकास की विभिन्न प्रावस्थाओं में इसकी आकृति भी लगातार परिवर्तित होती रहती है। जैसे जैसे इसका विकास होगा आकृति में चेंजिंग आती जाएगी, और सामान्यतः यह लंबी होकर क्रमी रूपी दिखाई देने लगती है। ये जनन कोशिका की बारे में अपने को पता होना चाहिए कि लंबी होकर ये क्रमी रूपी दिखाई देती है। इसका जो लंबा आकार होता है, इसका लंबा आकार परागनलिका में इसकी गति को क्या बनाता है, सरल बनाता है। यानी इसके जो लंबा आकार होगा परागनलिका की गति करने में सहायक होता है। जनन कोशिका में सभी कोशिकांग जो होते हैं वो भी उपस्थित होते हैं, परंतु कोशिका द्रव्य बहुत कम मात्रा में होता है।
जनन कोशिका में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, परंतु कोशिका द्रव्य बहुत कम मात्रा में होता है। और दोनों कोशिकाओं यानी कि यहाँ तक अपन ने लिख लिया, परंतु कोशिका द्रव्य बहुत कम होता है। यहाँ पर अपन देखेंगे जनन कोशिका का जो टॉपिक है वह समाप्त हो रहा है। वो आपको पैराग्राफ जो है वह चेंज करना है। पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, दोनों कोशिकाओं यानी कि कायिक और जनन कोशिकाओं के केंद्रक में डीएनए की मात्रा तो समान है, लेकिन कोशिका द्रव्य में आरएनए की मात्रा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। और कोशिका द्रव्य की अधिकता के कारण कायिक कोशिका में आरएनए की मात्रा जो होती है वह जनन कोशिका से अधिक होती है। तो इतना होने के पश्चात यहाँ पर नरयुग्मकोद्भिद का परिवर्तन जो होगा वह कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अपन हेडिंग डालेंगे, नई हेडिंग, नरयुग्मकों का निर्माण, यानी कि नरयुग्मक कैसे बनते हैं। तो नरयुग्मक के निर्माण में अपन देखेंगे कि नरयुग्मकों का निर्माण जनन कोशिका से होता है। कुछ पादपों में जनन कोशिका का सूत्री विभाजन जो होता है वह परागण के तुरंत पश्चात, परंतु अंकुरण से पूर्व परागण में ही हो जाता है, जैसे कुल्फा, बंदरबाटी आदि पादपों के नाम है। लेकिन अधिकांश पादपों में यह जो क्रिया होती है, लेकिन अधिकांश पादपों में अपन देखेंगे कि जो ये क्रिया होती है वह परागण के अंकुरण के पश्चात परागनलिका में होती है। अधिकांश पादपों में तो परागण के अंकुरण के पश्चात परागनलिका में होती है, और परागण के पश्चात परागण के अंकुरण से निर्मित परागनलिका जब वर्तिका नीचे की ओर वृद्धि करती है, वर्तिका नीचे की ओर वृद्धि करती है, वर्तिका में यानी वर्तिका में अपन कहते हैं पहुंच जाती है, तो वर्तिका में नीचे की ओर वृद्धि करती है, तो उस समय जनन कोशिका परागकण से जनन नलिका में आ जाती है। नीचे की ओर वृद्धि होती है तो उस समय जो जनन कोशिका होती है वह परागकण से जनन नलिका में आ जाएगी, यानी पराग नलिका में। और यहाँ इसका जो सूत्री विभाजन होता है जिससे क्या बन जाएगी, दो कोशिकाएं बन जाती है, जो अपन ने देखी थी पराग नलिका में। ये दोनों नरयुग्मकों के रूप में क्या करती है, कार्य करती है, एवं धीरे धीरे पराग नलिका में आगे बढ़ते हुए बीजांड में भी प्रवेश करती है। प्रत्येक नरयुग्मक एक कोशिक, अचल और अकशाभिक, अगुणित तथा एक केंद्र की होता है। एक कोशिक यानी एक कोशिका से अचल होता है, गति नहीं पाई जाती है, परागनलिका ही गति करती है, केवल नरयुग्मक गति नहीं होती है। अकशाभिक यानी कि फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। अगुणित होते हैं यानी गुणसूत्र संख्या आदि होती है। एक केंद्र की यानी इनमें एक केंद्र की होता है। फिर अधिकांश एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्तबीजी पादपों में, अधिकांश एंजियोस्पर्म में नरयुग्मकों का निर्माण परागनलिका में ही होता है।